Welcome to all of you on my channel वी केमिस्ट्री। जो बच्चे अभी 12th है वो सेंट्रल बोर्ड के हो या गुजरात बोर्ड के हो, अगर उनकी केमिस्ट्री को लेके प्रॉब्लम चल रही है तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि अब मैं पूरी केमिस्ट्री 12th की बोर्ड JEE और नीट सब कुछ यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। इसी तरह आपकी पूरी बुक मैं इस YouTube पर पूरे लेक्चर में दे दूंगा, जिसमें 100% सब कुछ अवेलेबल होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको न ट्यूशन जाने की ज़रूरत है, न कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है। आपको ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सॉल्व कर दूँगा। और ये सिर्फ मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं, पर साथ में गुजराती वालों के लिए भी अलग से क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक लेक्चर जैसे ही आ जाए तो आपको मिल जाए। आपकी जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो बुक है, उसके अंदर पार्ट 1 में 5 चैप्टर है और पार्ट 2 में भी 5 चैप्टर है। अभी हम पार्ट 1 की चैप्टर 1 सॉल्यूशन से शुरू करें और 110% आपको नया मिलेगा। आपको लगेगा कि आपकी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और आप रेगुलर लेक्चर्स देखोगे। मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि साथ में आप नोट बनाओ। मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अगले दिन आप सो जाओ बिंदास, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। आज का ये लेक्चर बोर्ड के ऊपर हम रखेंगे। तो सॉल्यूशंस, अब जैसे ही हमारे दिमाग के अंदर सॉल्यूशन वर्ड आता है तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा होगा। सपोज़ हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर सपोज़ 1000 ml ऑफ H2O है हमारे पास, ओके। और इस 1000 ml H2O के अंदर सपोज़ मैंने 60 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड किया है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक वाटर है और दूसरा यूरिया है। दूसरी एक बात एडवाइस दूंगा कि जितनी फॉर्मूला में दूँ वो हमें याद रखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन में सपोज़ कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे, वो ना भी दे, हमें अपने आप उसे याद रखना है। जैसे कि यूरिया है तो उसकी फार्मूला है NH2CO NH2, ओके, ये हमें याद रखना है। तो अब देखो कि दो कंपोनेंट है, एक कौन सा है हमारे पास वाटर और दूसरा कौन सा है यूरिया। अब सॉल्यूशन वर्ड जब आता है तब सॉल्यूशन वर्ड के अंदर एटलीस्ट दो हमें ऐसे पार्ट्स मिलेंगे। दो कौन से? नंबर 1 इज सॉल्वेंट एंड नंबर 2 इज सॉल्यूट। दो ऐसे पार्ट्स हमें मिलेंगे। अब आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें आपने शायद ऐसा पढ़ा है कि हायर प्रपोजन is known as solvent and lower quantity called solute। जिसकी प्रपोजन हाई हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जिसकी प्रपोजन कम है इसे हम सॉल्यूट कहते हैं। वह राइट है, बट ये हायर प्रपोजन एंड लोअर प्रपोजन क्या है? अगर मैं आपको पूछूं कि H2O जो है हमारा सॉल्वेंट है और यूरिया जो है वो हमारा सॉल्यूट है, अगर मैं आपको रीज़न पूछूं क्यों, वाई, और आप अगर ये कहो कि ये 1000 ml है और ये 68 ग्राम है, मतलब 1000 ml हायर प्रपोजन एंड 60 ग्राम लोअर प्रपोजन, तो आपका आंसर गलत है। यहाँ पर जो हम हायर एंड लोअर प्रपोजन डिसाइड करते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू ml, नॉट अकॉर्डिंग टू ग्राम, ग्राम के हिसाब से, ml के हिसाब से हम यहाँ पर क्वांटिटी डिसाइड नहीं करेंगे। हायर प्रपोजन, जिसकी प्रपोजन ज़्यादा है, हायर प्रपोजन,
और लोअर प्रपोजन, मतलब हायर और लोअर जो प्रपोजन है वो ml और ग्राम के हिसाब से नहीं, पर मोल के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? मोल। जिसकी मोल्स ज़्यादा होंगे, हायर मोल जिसके होंगे उसे कहेंगे सॉल्वेंट, और जो लोअर मोल में होगा, मतलब जिसके मोल्स कम होंगे, उसे कहा जाता है सॉल्यूट। ऐसा नहीं कि ग्राम या ml के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करनी है। हमें क्वांटिटी किस हिसाब से डिसाइड करनी है? हमें मोल के हिसाब से डिसाइड करनी है। तो जिसके मोल ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसके मोल्स कम है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। तो इस तरह इसे डिसाइड किया जाए। आपकी 12th की बुक में ही एक सम है जिसमें एक की प्रपोजन हाई है और वो सॉल्यूट है, और दूसरे की प्रपोजन कम है वो सॉल्वेंट है। आपको ऐसा लगेगा, पर एक्चुअली प्रपोजन विथ रिस्पेक्ट टू मोल, हमें मोल के हिसाब से देखना है, नॉट अकॉर्डिंग टू ग्राम। इथिलीन ग्लाइकोल का वो सम है। तो यहाँ पर H2O जो है, अगर मैं मोल्स की सबको पता होगा कि मोल की जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलेक्युलर मास। जिसके गिवन मास, अब देखो इसमें गिवन मास क्या है 1000, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या है 18, तो क्या मिलेगा 55.55 मोल्स। तो आप देखो वाटर के जो मोल है वो कितने हैं 55.55। अगर हम यही बात यूरिया के मोल्स निकालें तो ये 60/60 होगा। क्यों 60/60? क्योंकि गिवन मास है वो 60 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया जो है वो 16, इसकी 14 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1। तो ये कहेंगे कि हमारे पास यूरिया जो है वो 1 मोल है और वाटर जो है वो 55.55 मोल्स है। तो जिसके मोल्स ज़्यादा है, ओके, जिसके मोल्स ज़्यादा है उसे हम क्या कहेंगे सॉल्वेंट। अब जिसके मोल्स कम है उसे हम क्या कहेंगे सॉल्यूट। तो यहाँ पर जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है और यूरिया जो है हमारा सॉल्यूट है। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मोल्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। नंबर 2, अब यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, मतलब इनकी मिक्सिंग से हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, और एक दूसरे में मिक्स होने के बाद मतलब एक साइड उनकी फिजिकल जो स्टेट होगी वो एक ही हो जाएगी। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि यूरिया जो है वो क्या है सॉलिड है, और वाटर वो है वो क्या है लिक्विड है ना। पर जब यूरिया को वाटर में ऐड करोगे तो यूरिया सॉलिड का सॉलिड नहीं रहेगा, पर उसके जो पार्टिकल्स है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, मतलब डिसोल्यूशन मिलेगा, और इसीलिए हमें होमोजीनियस मिक्सचर एक सॉल्यूशन बनेगा। एक और चीज़ मुझे इसमें सिखानी है, वो भी आपको याद रखनी है। क्या कि यहाँ पर हमने एक ही सॉल्यूट लिया है और एक ही सॉल्वेंट लिया है, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है। इसीलिए ये वाला जो सॉल्यूशन है हम इसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इसे क्या कहेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जिसके अंदर एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एक एक है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ सिलेबस में हमें जो रखा गया है वो बाइनरी सॉल्यूशन ही है, पर ऐसा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि लेमन जूस, तो उसमें वाटर सॉल्वेंट है, पर आप देखो तो लेमन का जो जूस है, शुगर है, सॉल्ट है, तो एक से ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, पर हाँ सॉल्वेंट एक ही रहेगा। पर हमारे सिलेबस में जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा, और हमें जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। अब आपकी जो इंट्रोडक्शन है इसमें ये MCQ के तौर पर आपको इसे याद रखना है। देखो मैं आपको हर बार ये भी कह दूंगा कि कौन सी चीज़ MCQ के लिए करनी है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ब्रास, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड मिक्सचर ऑफ जिंक।
कॉपर और जिंक की मिक्सचर जो है उनको हम क्या कहेंगे, ब्रास। तो आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि ब्रास में किस किस के मिक्सचर है, या तो ब्रास के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मिक्सचर के फॉर्म में अवेलेबल है। तो उसके अंदर कॉपर और जिंक दोनों हो सकते, दोनों होते हैं। मतलब कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर है उसे कहा जाता है ब्रास। तो आपको तीनों याद रखने हैं। हालांकि ऐसा पूछ सकते हैं कि ब्रास में कौन कौन से एलिमेंट है, कॉपर एंड जिंक। ओके। दूसरे नंबर पर है जर्मन सिल्वर। ये ज़्यादा पूछते थे, क्यों? क्योंकि बच्चे नाम के ऊपर, जिसने पढ़ा नहीं है वो ऐसा ही याद रखेंगे। अब जर्मन सिल्वर, तो वो क्या सोचेगा पता है, जर्मन सिल्वर मतलब उसमें सिल्वर होगा ही होगा। नहीं, जर्मन सिल्वर अलॉय के अंदर एक होता है कॉपर, एक होता है जिंक और एक होता है निकल। इसमें सिल्वर कहीं है ही नहीं, प्रॉपर्टी के ऊपर से ये नाम आया है। तीसरा है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के अंदर जो है वो कॉपर एंड टीन, एसएन। आपको नाम और सिंबल दोनों याद रखने हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक, जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर जिंक निकल, ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर एंड टीन, इनका मिक्सचर है। ये इंट्रोडक्शन में है, वहाँ से आपको अंडरलाइन या हाईलाइट कर दो, एमसीक्यू के तौर पर आ सकता है। इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि यू हैव टू रीड इट, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये एक इंट्रोडक्शन का ये भी एक पार्ट है। अब देखिए क्या कहा है कि 1 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 ppm तक अगर फ्लोराइड इज़ अवेलेबल इन अ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर के अंदर 1 ppm जितना फ्लोराइड अगर है तो प्रिवेंट टूथ डीके, मतलब तब तक ये हेल्पफुल है। प्रिवेंट्स टूथ डीके, दांत में जो खड्डे हो जाते हैं वो। बट आप ये देखो दूसरा क्या लिखा है कि अगर मोर देन 1.5 ppm हो जाए, 1.5 ppm अगर लेवल आ जाए, मतलब 1 ppm से बढ़ गया, तो क्या होगा, तो टूथ बिकम मोल्टेड। वहीं फ्लोराइड आयन उसी दांतों को खड्डे करने शुरू कर देगा। तो ये दोनों एमसीक्यू में मारे जा सके ऐसे हैं। ये है 1 ppm, तो प्रिवेंट टूथ डीके, अच्छे से दोनों चीज़ें याद रखना। एंड 1.5 ppm हो तो टूथ टू बिकम मोल्टेड। हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनियस। ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट। जितनी फ्लोराइड आयन की प्रपोजन बढ़ेगी वो 1 टाइप ऑफ पॉइजनियस है, मतलब पॉइजन की तरह काम करेगा। एक एग्जाम्पल हमें याद रखना है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में दिया है, तो बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि सोडियम फ्लोराइड NaF, ये जो है सोडियम फ्लोराइड, ये रेट पॉइजन है। मतलब आपको पता होगा कि रेट पॉइजन इज़ अवेलेबल इन मार्केट। तो जो उसे मारने के लिए जो पॉइजन होता है ना, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो है सोडियम फ्लोराइड NaF। तो ये भी एमसीक्यू। तो मैंने आपको एक ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज, 1 ppm फ्लोराइड माइनस 1.5 ppm और सोडियम फ्लोराइड वर्क एज ए पॉइजन इन अ रेट पॉइजन में। तो ये एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। अब हमने जो डिस्कशन किया ना अभी सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की होमोजीनियस मिक्सचर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये कहूँ कि सॉल्यूशन मतलब, मैंने कहा था ना दिमाग में क्या होता है पता है हमारा, कि दिमाग में यही है कि सॉल्यूशन मतलब 1 टाइप ऑफ लिक्विड। नहीं बेटा, सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। हमारा सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, हमारा सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है और हमारा सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है। सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। अब हमारा, मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें से क्या होगा वो कैसे पता चलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू।
हमारा सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड या गैस, इनमें से क्या होगा, ये किस पर डिपेंडेंट है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, अगर हमारा सॉल्यूशन गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। दैट मीन्स फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर ये डिपेंडेंट है। जैसे कि हमें ये टेबल याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर आप कि हमारा सॉल्यूशन गैसियस, लिक्विड और सॉलिड तीनों पॉसिबल है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो समझा रहा हो उसे समझने की ट्राई करो, इजीली आप इसे समझ सकते हो। जो सॉल्यूशन गैसियस, लिक्विड या तो सॉलिड हो सकता है, मैंने क्या कहा? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंडेंट है। जैसे कि ये सॉल्यूशन गैसियस है तो देखो आप यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है? गैस है। जब हमारा सॉल्वेंट गैस है तब हमारा सॉल्यूशन गैस है। देखो अच्छा दिख रहा है। उसके बाद देखो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिक्विड कब है? जब आपकी सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है। अगर आपकी सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है। उसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि सॉल्यूशन सॉलिड कब है? तो जब हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तब हमारा सॉल्यूशन सॉलिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन गैस, लिक्विड और सॉलिड डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैस, लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड। एक चीज़। दूसरी, अब हमें 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल याद रखना है। बहुत इजी है, मैं समझा रहा हूँ, ट्राई करो समझने की। अगर आपका सॉल्यूट गैस है, समझना, अगर आपका सॉल्यूट गैस है और आपका सॉल्वेंट भी गैस है तो इसे कहा जाता है गैस इन गैस। गैस इन गैस मतलब जो सॉल्यूट है वो भी गैस है, जो सॉल्वेंट है वो भी गैस है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारी एयर की मिक्सचर, जैसे कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो टेक्स्ट बुक वालों ने दिया है। आपको पता है नाइट्रोजन हायर प्रपोर्शन है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो सॉल्वेंट हुआ नाइट्रोजन, सॉल्यूट हुआ ऑक्सीजन। सपोज हीलियम इन नाइट्रोजन, हीलियम इन ऑक्सीजन, तो ये जो मिक्सचर है इसे हम क्या कहेंगे? गैस इन गैस। तो जब आपका सॉल्यूट भी गैस है, जब आपका सॉल्वेंट भी गैस है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गैस इन गैस। सॉल्यूशन भी गैसियस होगा और एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर पर हम अगर बात करें तो लिक्विड आपका सॉल्यूट है, गैस आपका सॉल्वेंट है। मतलब लिक्विड इन गैस, सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में होता है, इसीलिए मैं ऐसे नाम बोल रहा हूँ। लिक्विड इन गैस मतलब जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो गैस है, मतलब लिक्विड गैस में जा रहा है। बेस्ट एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर आप उसे छोड़ दो एयर में थोड़ी देर के, अपने आप वो ऑपरेट हो जाएगा, तो वो गैस में चला गया। और नाइट्रोजन तो गैस ही है, तो नाइट्रोजन जो है वो आपका सॉल्वेंट है, लिक्विड क्लोरोफॉर्म है, पर वो नाइट्रोजन के अंदर चला गया तो गैस, लिक्विड इन गैस, और वो आपका गैस सॉल्यूशन हो गया। ओके, आशा रखता हूँ कि समझ में आ रहा है। उसके बाद सॉलिड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो, मतलब सॉलिड सॉल्यूट हो और गैस सॉल्वेंट हो, मतलब सॉलिड इन गैस। सॉलिड जो है वो गैस में चला जाए,
अब आप अगर पूजा पाठ थोड़ी बहुत कर रहे होते हैं, यू नो अबाउट द कैम्फर। कैम्फर अगर आप लाओ और उसे पैकेट में ही रहने दो थोड़े दिन, तो थोड़े दिनों के बाद वो गायब हो जाएगा। एक्चुअली वो गायब नहीं हुआ, पर क्या हुआ, वो नाइट्रोजन के अंदर मिक्स हो गया। कैम्फर को अगर वैसा ही रखोगे तो अपने आप वो नाइट्रोजन में चला जाएगा। तो जो कैम्फर है सॉलिड, वो हमारा सॉल्यूट है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो सॉलिड इन गैस। ओके, तो ये क्या एग्जाम्पल हुए हमारे, ये एग्जाम्पल हुए हमारे गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस की हमने बात की। ओके, चलो अब दूसरे टाइप के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो दूसरा हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें। सेम बात करनी है, गैस इन लिक्विड, मतलब गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। क्या कह सकते हो, तो एक्वाटिक लाइफ कैसे जी रही है, उनको भी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन है वो गैस है, ओके, वो सॉल्यूट है, और लिक्विड सॉल्वेंट वाटर है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जिसमें ऑक्सीजन गैस आपका सॉल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, और उन दोनों का मिक्सचर जो है वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपका सॉल्वेंट वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ओके, चलो आगे बात करें, तो लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड का मिक्सचर, जैसे इथेनॉल इन वाटर भी कह सकते हो एंड वाटर इन इथेनॉल भी कह सकते हो, पर दोनों में डिफरेंस है। अगर हमने लिखा है कि इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो इथेनॉल सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। पर अगर आप लिख रहे हो कि वाटर इन इथेनॉल, तो वाटर सॉल्यूट होगा और इथेनॉल सॉल्वेंट, और दोनों लिक्विड है, तो वो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर हुआ और लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। तीसरा सॉलिड इन लिक्विड, अभी ही मैंने एग्जांपल दिया यूरिया इन वाटर, तो वाटर सॉल्वेंट लिक्विड है और यूरिया सॉलिड है तो वो आपका सॉल्यूट है, तो सॉलिड इन लिक्विड। पर आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, इसीलिए जो सॉल्यूशन है वो भी क्या है, लिक्विड है। ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, तो ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो वाटर आपका सॉल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है और ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो सॉलिड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट सॉलिड होगा, इसीलिए यहाँ पर सॉल्यूशन सॉलिड है, ऐसी बात कही है। चलो गैस इन सॉलिड, गैस जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉलिड है, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, हाइड्रोजन आपको पता है गैसियस फॉर्म में है, पैलेडियम मेटल है, तो पैलेडियम मेटल जो है वो पोरस होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे ऐसे होल्स होते हैं। तो इसको अगर कोई क्लोज्ड वेसल में बंद कर दो और इसके अंदर सपोज हमने हाइड्रोजन गैस भर रखा है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस उस पोरस में ले जाएंगे और पैलेडियम जो है वो हाइड्रोजन गैस को कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड जो है सॉल्यूट है, सॉलिड है, वो सॉल्वेंट है। तो ऐसा क्या है, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, मतलब सोडियम एमालगम। अब देखो एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम की बात कर रहे हो, तो जो मर्क्यूरी है ना वो लिक्विड है, Hg, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो लिक्विड मर्क्यूरी इन अ सॉलिड सोडियम, वैसे इसको लिखा जाएगा NaHg, सोडियम एमालगम। उसी तरह एक और चीज़ अगर आप जानते हो तो जिंक एमालगम भी आता है, मतलब जिंक सॉलिड है, मर्क्यूरी लिक्विड है, तो वो भी एक एग्जाम्पल हुआ आपका लिक्विड इन सॉलिड एमालगम टाइप का। यहाँ पर सोडियम जो है वो सॉलिड है, सॉल्वेंट, और मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है, सॉल्यूट। ओके, इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें मर्क्यूरी लिक्विड और जिंक सॉलिड। ओके, लास्ट एग्जांपल है इसका, वो है सॉलिड इन सॉलिड, तो दो सॉलिड का मिक्सचर, बहनों का सबसे प्रिय ऑर्नामेंट्स, गोल्ड है तो वो गोल्ड प्योर, आपको पता है कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं, तो उसके अंदर कॉपर मिक्स करते हैं, तो कॉपर और गोल्ड की जो मिक्सचर है उसे एक सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाएगा।
मैं जब स्टूडेंट था तब मुझे लगता था दोनों सॉलिड है तो दोनों मिक्स कैसे हो गए, दोनों को हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा, मेल्ट होगा तो फिर वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। अब इसमें जो कॉपर है इसकी प्रपोजन कम होगी, सॉलिड तो दोनों है, गोल्ड एंड कॉपर दोनों सॉलिड है, पर इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन, तो कॉपर की प्रपोजन कम है, तो कम प्रपोजन मतलब वो सॉल्यूट, और गोल्ड जिसकी प्रपोजन ज़्यादा है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर इन गोल्ड। ओके, अब आप क्या करना, इस पूरे लेक्चर को आधा घंटा जितना लगा, अब आप क्या करना, इस पूरे लेक्चर को देखा, हाईलाइट किया, अब क्या करो, नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छे हो, फिर क्या करो, टेक्स्ट बुक में से इसे एक बार दो बार पढ़ लो और में लेक्चर को चलाते रहो, मतलब आप 2 बार करोगे। मैं 100% कह रहा हूँ, तीसरी बार आप एक बार पढ़ोगे और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे ही ये लेक्चर हमने ख़त्म कर रहे हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ कंसंट्रेशन के अलग अलग यूनिट्स, अब वो देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। पर मेरी एडवाइस है कि ये लेक्चर पूरा देखो, फिर वापस इस लेक्चर को धीरे धीरे चलाओ, टेक्स्ट बुक में पढ़ते जाओ, लर्न हो जाएगा। ट्राई तो करो, आपको ट्यूशन की या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं साथ में JEE भी क्लास लगाऊंगा, नीट की भी क्लास हम रखेंगे, और प्लीज़ ऐसे आपके जो फ्रेंड्स हो उसे शेयर करो। हम सेंट्रल बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे और गुजरात बोर्ड के भी पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों की पेपर स्टाइल अलग अलग है, पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस अलग अलग करनी है, दोनों का सेम नहीं है। हम पूरा का पूरा इस यूट्यूब पर जाएंगे। इस यूट्यूब पर आपके लिए मैं 5 प्लेलिस्ट होगी हमारी। एक इंग्लिश मीडियम बोर्ड, उसी तरह गुजराती मीडियम बोर्ड होगा, फिर JEE भी होगा और नीट भी होगा, उसी तरह 11th भी आएगा। ओके, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी भेजिए। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में कंसंट्रेशन के साथ। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।